नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। एक और यूपी में माफिया पर बुलडोजर का कहर टूट रहा है और वहीं उत्तराखंड में भी बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से देवपुरा चौक तक नगर और पुलिस प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाया। कहा जा रहा है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर सड़कों पर यात्रियों की ज्यादा तादाद होने के चलते जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। बुलडोजर अब हरिद्वार में भी सक्रिय। वहां पर चारधाम यात्रा के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। यात्रियों की बड़ी तादाद के चलते फैसला किया गया। पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त कार्रवाई है, ज्वाइंट एक्शन। बुलडोजर वहां भी सक्रिय। हरिद्वार की बात कर रहे हैं। चारधाम यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और वहां पर संकट न खड़ा हो स्पेस का, इसलिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। बुलडोजर के जरिए पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त कार्रवाई है, ज्वाइंट एक्शन। शासी अभियंता को निर्देशित किया गया था कि आप पहले इसका जो है चिन्हीकरण करें कि कितने अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं और चिन्हीकरण करके रेड मार्किंग करें। रेड पेंट से मार्क किया गया उनके द्वारा। फिर 3 दिन अनाउंसमेंट कराया गया। अनाउंसमेंट के पश्चात आज की तिथियाँ थी, उसमें पुलिस विभाग, हमारा राजस्व विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और सारे लोग आए। सारे डिपार्टमेंट के बिजली विभाग, जल निगम, सारे लोग आए हैं और आज इसका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही। दोनों तरफ जो नालियाँ बनी हुई हैं, नालियों को मुक्त कराया गया है। नाली से पीछे आज जो भी व्यापारीगण हैं वो नाली से पीछे करा दिए गए हैं। चलिए अब अपने संवाददाता रोहित शिकोला से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जानकारी है उनके पास इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के बारे में। बताइए रोहित। मैं बताना चाहूंगा, ये चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। हरिद्वार शहर में और मेन हरिद्वार हरकीपुरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्यापारियों अतिक्रमण कर लिया था, क्योंकि दोनों तरफ से 2-3 फुट कब्जा गया था। आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत हो रही थी, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसको देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने एक पीडब्ल्यूडी को कहा कि जिसका शहर के अंदर अतिक्रमण हुआ है उस पर आप चिन्हित कीजिए, और जिसके नेतृत्व में जिस कारण 3 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद व्यापारियों को आह्वान भी किया गया है रोड स्टेशन कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जिसके देखते हुए आज सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एसडीएम पूरन सिंह राणा और सीओ सिटी के अलावा भारी पुलिस फोर्स और पीडब्ल्यू और नगर निगम के कर्मचारियों ने आज अतिक्रमण चला रहे। हरकीपुर से लेकर देवपुरे से चल रहा, ये लगातार चल रहा है। कहीं कहीं व्यापारी से पुलिस प्रशासन की नोकझोंक भी हुई है, मगर प्रशासन मानने को तैयार है। प्रशासन ने कह दिया अतिक्रमण ये चल रहा है, ये चलता रहेगा और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक यात्रा है। बहुत धन्यवाद आपका रोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी फिर से। इस मामले को लेकर 10 मई यानी कल प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा और वकील कमिश्नर को बदलने की मांग रखी। कोर्ट ने 9 मई को भी इस मामले पर सुनवाई की थी और इसी बीच जज ने दोनों पक्षों की मांग पर यह भी कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं भी चल सकता हूं। अब आज 11 मई को फिर से सुनवाई होनी है और देखना यह होगा कि वकील कमिश्नर को बदलने को लेकर कोर्ट क्या फैसला देता है। प्रचंड संभावना कि आज इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला दे देगा। मुस्लिम पक्ष ने जो अविश्वास व्यक्त किया है कोर्ट कमिश्नर पर, उसी को लेकर यह बहस हुई है। आज भी सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का वक्त है और चूंकि दोपहर 2 बज गए हैं दोपहर के, इसलिए अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा, और नीतीश हमें बताने जा रहे हैं कि वहां पर सुनवाई शुरू हुई कि नहीं। नीतीश। राजेंद्र जी, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों के अधिवक्ता और इसके साथ ही जो कोर्ट कमिश्नर है अजय कुमार मिश्रा, वो यहाँ से कहें तो कोर्ट के जहाँ कोर्ट पे सुनवाई होनी है वहाँ पर जा चुके हैं। यही वो रास्ता है। यहाँ से अब अजय कुमार मिश्रा अभी अगर बात करें तो कुछ ही क्षणों पहले यहाँ से निकले हैं। थोड़ी देर बाद, अब कुछ ही वक्त है, उसके बाद फिर इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और आज की सुनवाई राजेंद्र जी अहम है। अहम इसलिए कि आज इस मामले पर फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद इसलिए कि पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल की, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर फिर हिंदू पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल की, उसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और आज दोनों पक्ष सामने होंगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और इसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट इस मामले को लेकर आज अपना फैसला सुनाए। और अगर मामले की बात करें तो मामले में जो मुस्लिम पक्ष, जो याची पक्ष है, उसका ये कहना है कि ज्ञानवापी सर्वे के कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदला जाए। अब देखना ये होगा कि क्या अजय कुमार मिश्रा को बदला जाता है या फिर अजय कुमार मिश्रा
को ही फिर से कमीशन की कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है? क्या कमीशन की कार्रवाई टाली जाती है या फिर कमीशन की कार्रवाई के लिए कोई और डेट दी जाती है? फिलहाल अजय कुमार मिश्रा से जो हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैंने कोई भी पक्षपात नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट के सामने अजय मिश्रा क्या बयान देते हैं और कौन से तथ्य सामने आते हैं। राजेंद्र जी और नीतीश, क्या इसके अलावा भी कोई प्रकरण है कोर्ट के सामने? जैसे कि बार बार मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि बैरिकेड के अंदर नहीं जाने देंगे, तो उसके बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि हम स्पेसिफिक डायरेक्शन लेकर आएंगे कोर्ट से कि कहां तक जाना है, किस चीज की वीडियोग्राफी करनी है, क्या सर्वे करना है। नीतीश, राजेंद्र जी, जिस प्लॉट का नाम लिया गया, जिस प्लॉट के लिए पैरवी की गई, जिस प्लॉट के लिए आदेश हुआ, उस प्लॉट और श्रृंगार गौरी और उनसे जुड़े हुए तथ्यों के सर्वे का आदेश हुआ। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पे यह कह दिया कि कहीं भी बैरिकेटिंग के अंदर का आदेश नहीं है, लिहाजा बैरिकेटिंग के अंदर हम आपको नहीं जाने देंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपना अपना पक्ष दोनों कोर्ट के सामने रखा है और ये कहा है कि कोई मुस्लिम पक्ष की बात आपको बता दूं तो मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि कोई स्पेसिफिक ये जगह का आदेश नहीं था, जहां पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस प्लॉट का आदेश था वहां पर हुआ। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद कौन सा निर्णय लेता है। इसके साथ ही अगर मामले की बात कर लें तो कल 10 तारीख थी और वकील कमिश्नर जिस तरह से अपने जो सर्वे की रिपोर्ट है, कल सर्वे की रिपोर्ट सौंपने की भी आखिरी तारीख थी, लेकिन अब सर्वे की रिपोर्ट कैसे सौंपी जाती है? जितना सर्वे हुआ क्या उतने पर ही सौंपी जाएगी या फिर जो हिंदू पक्ष ने बताया कि हमें सर्वे पूरा नहीं करने दिया गया, अंदर जो हमारे साथ जो अंदर हुआ वो सारी बातें बयां की, तो क्या उस पर कोर्ट का कोई नया निर्णय आता है? चूंकि जब कोर्ट से पूरी बात कही गई तो दोनों पक्षों की एक आम सहमति बनी राजेंद्र जी, और दोनों पक्षों की जो आम सहमति है वो ये कहती नजर आ रही है कि अगर हो सके तो सिविल जज सीनियर डिवीजन भी इस पूरे मामले को लेकर जो स्थान है वहां जाकर इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को करा सकते हैं। और सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी चल सकता हूं। अब देखना ये होगा। और इस पर दोनों पक्ष सहमत थे, और इस पर दोनों पक्ष सहमत थे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर ऊपर जा चुके हैं, वकील ऊपर जा चुके हैं, लेकिन सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। इस मामले पर हमारी नजर है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर रामपुर से, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर यह गैर जमानती वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट NBW कहा जाता है, वो जारी हो गया है। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं दोनों। अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा दोनों जमानत पर जेल से बाहर हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थाना गंज रामपुर में यह मामला दर्ज कराया था और इस मामले में NBW जारी हुआ है, यानी पुलिस को कहा गया कि गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाए। तो समस्या एक बार फिर से आजम खां परिवार के लिए। आजम खां एक और केस में उनका नाम आने के बाद अभी भी जेल में है, इधर उनके परिवार के लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोसिक्यूशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरा की जानी थी। तो आज बचाव पक्ष की ओर से ये कहते हुए कि उनके अधिवक्ता जो बाहर दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सके हैं और जिरा नहीं की जा सकती, इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए और दोनों के ही श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं और सुनवाई के लिए जिरा के लिए अगली तारीख 16 दी गई है। इस पत्रावली में और आपको बताएं कि रामपुर में आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम जांच करने पहुंची है। टीम के साथ जिला प्रशासन, राजस्व टीम और स्थानीय पुलिस भी पहुंची हुई है। आजम खां पर आय से ज्यादा संपत्ति में एक मामले में ईडी की यह कार्रवाई हो रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में हैं, जो आज़म खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो आई हुई है, ज़िला प्रशासन की टीम, राजस्व विभाग की टीम जो है वो मजिस्ट्रेट के साथ में आई हुई है, और जो ज़मीन है यूनिवर्सिटी में उसकी पैमाइश चल रही है। आप देख सकते हैं ये नक्शा है और इससे जो अधिकारी हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पर है, क्योंकि जो शिकायत हुई है वो ये हुई है ईडी में जो भाजपा के नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने शिकायत की है कि आज़म खान ने जो अपनी ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है इसकी ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त में जो पैसे का इस्तेमाल हुआ है वो आय से अधिक का मामला है। और क्योंकि आज़म खान
उस वक्त नगर विकास मंत्री थे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में ईडी जो है इस बात की जांच कर रही है कि जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, जो यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, उसमें जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है और जो ज़मीनें हैं वो कौन सी ज़मीनें हैं। जो यहाँ पर ज़िला प्रशासन की टीम आई है वो इस बात की पैमाइश कर रही है कि जो शत्रु संपत्ति है लगभग 250 बीघे, वो ज़मीन कौन सी है, क्योंकि उसकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने ये ऑर्डर दिया है कि उसकी पैमाइश की जाए और शत्रु संपत्ति आज़म खान जो हैं वो 50 दिन के अंदर अंदर वापस करें ज़िला प्रशासन को। तो ज़िला प्रशासन की टीम जो है वो मजिस्ट्रेट के साथ आई हुई है और जो ईडी की टीम है वो उस तरफ वहाँ पर पैमाइश कर रही है। और ईडी के जो अधिकारी हैं अमित मिश्रा, जॉइंट डायरेक्टर ईडी, वो साथ में आए हुए हैं। लखनऊ से ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। लगभग 450 एकड़ ज़मीन में ये यूनिवर्सिटी बनी है। और यहाँ पर जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, रामपुर पुलिस, वो उसकी भी 2 गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। और जो ईडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जांच कर रहे हैं और साथ ही साथ ज़िला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी में पहुँची है और जाँच पड़ताल चल रही है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट में आज आजम खां के मामले की सुनवाई हुई और इसके बाद अगली तारीख 17 मई की तय हुई है। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है? एक के बाद एक 88 केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद सरकार के वकील ने इस मामले में, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि ये गलत धारणा है, हम इस पर हल्फनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख दी है। आजम खां मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है। अब यह सुनवाई 17 मई को होगी। वहीं आजम खां के वकील ने यह कहा कि आजम खां के ऊपर एक और मुकदमा लाद दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए यह कहा कि यह क्या है। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उनके ऊपर अभी एक मुकदमा और रह गया है। वहीं जिस मुकदमे में आज सुनवाई होनी थी, उस मुकदमे में पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी है। उसके बाद एक मामला और लाद देने के बाद जो आजम खां के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देने की बात कही और उसमें उस मुकदमे को मेंशन करने की बात की। तो वही कोर्ट ने नाराज़गी दिखाते हुए अब इस सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खां के लिए क्या खबर आती है। क्या राहत भरी खबर आएगी या अभी और कुछ दिन आजम खां को हवालात में गुजारने होंगे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से कैमरा मैन विपिन कुमार के साथ ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और आपको बताएं कि आजम खां की जमानत पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कल तल्ख टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उम्र के आधार पर जमानत दे रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में मदहोश होकर आपने पद का दुरुपयोग किया था। जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कारोबारी की तरह काम करते रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारी की तरह आप काम करते रहे। इस मामले में कई जगह ठगने जैसा काम किया गया। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने कई और तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारी की तरह काम करते रहे। इस मामले में कई जगह ठगने जैसा काम किया। वस्तु ही पवित्र नहीं होनी चाहिए, साधन भी सही और पारदर्शी होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का निर्माण एक अच्छा काम, लेकिन साधन और कदम सही नहीं। आजम के कदम एक ड्रीम प्रोजेक्ट की पवित्रता पर सवाल या निशान है। मंत्री पद पर बैठे शख्स के कपटपूर्ण आचरण से जनता का विश्वास डगमगाता है। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है। अगर पूर्ण शक्ति मिल जाए तो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। पूर्ण शक्ति मिलने पर आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो सत्ता में होते हैं उनके मन में लोगों का हित नहीं होता। वो मुख्य रूप से स्वयं के लाभों पर केंद्रित होते हैं। खुद की मदद करने के लिए अपनी स्थिति और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ये कोर्ट के आदेश का हिस्सा है जो इस वक्त मैं पढ़ के आपके सामने रख रहा हूं। यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन के लिए किसी भी हद तक चले गए। यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझा और इसी नाते स्थायी कुलाधिपति बन गए। विश्वविद्यालय की स्थापना व्यापार कतई नहीं हो सकता। पहला लक्ष्य कर्तव्य और ज्ञान सिखाना है। ऐसा लगता है कि आजम यूनिवर्सिटी की स्थापना के भेष में व्यापार कर रहे थे। गलत तरीके से एक खाली जमीन को हथियाने के लिए पद का दुरुपयोग किया गया। धर्म की आड़ में अवैध तरीके से जमीन हड़पना कतई ठीक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बातें कही हैं।
जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं उसे आजम खान, उनका परिवार और समर्थक शायद ही कभी याद रखना चाहेंगे। आजम खान के सियासी करियर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां एक बदनुमा दाग की तरह रहेंगी जो शायद ही कभी उनका पीछा छोड़ सकेंगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया। कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया उससे जनता का विश्वास डगमगा सकता था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझते थे, इसी वजह से उन्होंने खुद को हमेशा के लिए चांसलर घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना करके एक नेक काम तो किया, एक अच्छा लक्ष्य तय किया था, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो साधन इस्तेमाल किए वो पूरी तरीके से गलत थे, अवैध थे, और ऐसे में जो एक मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता था वो ठीक नहीं था, और वो इस मंजिल की पवित्रता का पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। इन टिप्पणियों का मुकदमे के फैसले पर भी असर पड़ना तय है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। खबर लखनऊ से, वहां के अपोलो अस्पताल से पीजीआई तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले 21 वर्षीय युवक की किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए ग्रीन जोन बनाया जा रहा है। युवक के परिजनों ने किडनी और लिवर डोनेट किया है और इसके बाद अपोलो अस्पताल में किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। दूसरी किडनी पीजीआई में एक मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित की जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। राजधानी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से पीजीआई तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और करीब 10 किलोमीटर लंबा ये ग्रीन कॉरिडोर प्राइवेट अस्पताल से किडनी लाने के लिए बनाया गया है। ये देखिए, पुलिस की अभिरक्षा में, सुरक्षा में, निगरानी में ये किडनी लेकर स्पेशल एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है। और चूंकि प्राइवेट अस्पताल में कल रात एक युवक की मौत हुई थी, युवक का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी दोनों किडनी और लीवर डोनेट करने का फैसला किया था। किडनी और लीवर को प्राइवेट अस्पताल में ही 2 मरीजों को दिया जा चुका है, ट्रांसप्लांट किया जा चुका है, जबकि एक किडनी यहाँ पर पीजीआई में भर्ती मरीज के लिए मंगाई गई है। अब इसको यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और युवक की मौत के बाद भी ऐसे माहौल में, इतने संवेदनशील और गमगीन माहौल में भी जिस तरह से उसके परिवार वालों ने फैसला किया उसके अंगों के प्रत्यारोपण का, वो उसके लिए एबीपी गंगा परिवार वालों को सलाम करता है। उस युवक की मौत के बाद 3 युवकों को इस परिवार ने जिंदगी दी है, यानी 3 लोगों को, एक मरीज को लीवर लगाया गया है जबकि 2 अलग अलग मरीजों को युवक की किडनी लगाई गई है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर पीजीआई दूसरी किडनी पहुँच चुकी है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। ये रिपोर्ट अपने आप में एक संदेश है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में सपा विधायक पर कोतवाली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा लिखा है। मामला 6 मई का है, जब अमिताभ वाजपेयी कोतवाली थाना क्षेत्र में गांधी प्रतिष्ठान के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम से भिड़ गए। अमिताभ वाजपेयी ने प्रशासन की कार्रवाई को अवैध करार दिया। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी से खास बात की। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर मुकदमा दायर कर दिया गया है। एफआईआर की गई है कोतवाली पुलिस द्वारा। हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सरकारी कार्य में बाधा आप क्यों डाल रहे थे? ये अगर जमीन पे कब्जा कराना, वो भी नजूल की भूमि जिसका मालिक स्वयं जिलाधिकारी होता है, उस पर कब्जा कराना सरकारी कार्य है। सिविल कोर्ट के स्टे को दरकिनार करके कब्जा कराना सरकारी कार्य है। तो इसमें बाधा डालना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। जहां गरीब जनता को उजाड़ा जाएगा तो उनकी बात सुनने के लिए मुझे पहुंचना ही चाहिए। मैं पहुंचा था और उस समय तत्कालिक अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया था और यथास्थिति बनाए रखने का हमको आश्वासन दे करके वो लोग हटे थे, हम भी हट गए थे। अब 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है। कौन सा सरकारी कार्य 5 दिन बाद रुका? इस पर मुझे उनसे सवाल बहुत सारे मन में आ रहे हैं जो करने हैं। हमने देखा कि उस समय आप काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहे थे। एडीएम सिटी पर भी आपने आक्षेप लगाया था, आरोप लगाए थे। जी, उसके कुछ तार्किक कारण हैं।
क्योंकि ये ज़मीन मैंने जिसकी बात कही वो नजूल की ज़मीन है, मैंने कहा। और नजूल की ज़मीन पर जो रेंट कंट्रोल एक्ट का ऑर्डर रेडियम सिटी ने किया है, जो मेरी जानकारी है, आप भी उसको पुख्ता कर लीजिएगा कि रेडियम सिटी का ऑर्डर नजूल की भूमि पर लागू ही नहीं होता है। नजूल की लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट से अलग होती है, क्योंकि उसका मालिक सरकार स्वयं होती है। और जो रेडियम सिटी का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि ये बिना स्वामित्व का निर्धारण किए विपक्षी के विरुद्ध पत्रघा जारी कर रहे हैं। ये स्वामित्व निर्धारण तो हो नहीं रहता, स्वामी तो सरकार है, सरकार की जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये सूचना के अधिकार का मांगा हुआ कागज है जिसमें लिखा है कि मूल लीज डीड उपलब्ध नहीं है, उसकी शर्तें पता नहीं है, समय सीमा पता नहीं है। तो इन सब के बावजूद गड़बड़ घोटाला कैसे हो रहा था, इसको पूछना, सवाल करना मेरा कर्तव्य है। अमिताभ वाजपेयी अपना पक्ष रखने जाएंगे और पुलिस से ये भी कहेंगे और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो पक्ष, जो दलीलें उनके द्वारा रखी जा रही हैं या रखी जाएंगी, उस पर भी जांच अवश्य होनी चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एनजी गंगा।